नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोबारा आप लोग का मेरे YouTube चैनल सीजन क्लासेस पे। बच्चों, हम लोग बायोलॉजी का क्लास 9 का है ना कोशिका चैप्टर कर रहे हैं। तो कोशिका चैप्टर का 2 वीडियो पहले अपलोड हो चुका है, आप लोग वो दोनों देखिए तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग पिछला बार बात किए थे केंद्रक के बारे में, उसके बाद पारगम झिल्ली के बारे में, ठीक है, जिसको मेम्ब्रेन बोलते हैं, और उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में बात किए थे। 3 चीज के बारे में बात किए थे, और एक और बात किए थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक है, तो आप लोग पिछले वीडियो में जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप कंटिन्यू करते हैं इस क्लास में। हम लोग अब सेल ऑर्गेनेलिज जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेलिज पाया जाता है एक सेल के अंदर, है ना, क्या क्या पाया जाता है एक सेल के अंदर, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो। सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल को छोड़ करके बाकी जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर पाया जाने वाला जो सेल ऑर्गेनेलिज है, यानी कोशिका अंग है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहे हैं, ठीक है। जिसको जो अच्छा लगता है वो आप कैच कर लीजिए, बाकी को हटा दीजिए। तो हम लोग अब देखिए, कोई भी बात, एक गाड़ी बिना इंजन के नहीं चल सकती, एक मनुष्य बिना ब्रेन के नहीं चल सकता है। उसी प्रकार से कोई भी सेल बिना न्यूक्लियस के नहीं चल सकता है, यानी कोई भी अगर कंप्यूटर तो बिना सीपीयू के नहीं चल सकता। उसी प्रकार जितना उसमें उसका महत्व है, उतना ही महत्व न्यूक्लियस का पूरे सेल में रहता है। यानी कि ही इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल द सेल and all the activities performed in the cell is controlled by nucleus। ठीक है, तो सब ये कंट्रोल करता है। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे गोल गोल गोल्जी का है। इसको गोल्जी का उपकरण, गोल्जी अपॉर्टस इंग्लिश में कहा जाता है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोइड्स भी पाया जाता है। माइट्रोकोन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, कि एनर्जी को जनरेशन, सारा सेल में एनर्जी यही प्रोवाइड करता है। केंद्रक झिल्ली, यानी कि चारों पट्टी से न्यूक्लियस को बचाने वाली झिल्ली, ठीक है ना, इसके बीच में गैप रहता है, इसके अंदर से बहुत सारा मटेरियल अंदर जाता है, बाहर आता है। केंद्रिका झिल्ली हो गया। अंत प्रद्रवी जालिका, इसको हम लोग यहाँ भी लिखे हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे बोलते हैं। तो ये 2 प्रकार का होता है, कि स्मूथ होता है, एक रफ होता है। ठीक है, उसके बाद राइबोसोम, उसके बाद ये बीच में थोड़ा सा केंद्रिका रहता है, ये है लाइजोसोम, ये वाला है सेंट्रोसोम, और ये कोशिका। सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में स्टार्ट करेंगे, ये अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रद्रवी जालिका आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए आप इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप बोल सकते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब भाई दोनों का काम क्या क्या है, दोनों का काम अलग अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले ये होता कैसा है, तो ये झिल्लीदार होता है, शाखित होता है। ठीक है ना, आप देखिए वहां पर झिल्लीदार होता है और शाखित, ये देखो ब्रांचेस टाइप का बना हुआ है। ठीक है, और क्या होता है, झिल्लीदार होता है। देखिए झिल्ली टाइप का बना हुआ है, जेली टाइप का। झिल्ली मतलब क्या होता है, झिल्ली मतलब क्या होता है, जेली, जेली टाइप का होता है। जैसे जेली होता है ना, जेली का चॉकलेट भी आता है, उस तरह का जेली टाइप का होता है। तो झिल्लीदार भी होता है और शाखेदार भी होता है। ठीक है ना, लिक्विड टाइप का होता है, लचीला भी होता है। ठीक है ना, तो इस तरह का जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है स्मूथ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा स्मूथ होता है, ज़्यादा मुलायम होता है। और रफ वाला जो होता है ज़्यादा, रफ वाले में क्या होता है, ऊपर से जो पॉइंट पॉइंट दिख रहा है उसके ऊपर राइबोसोम सटा हुआ रहता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा 2 प्रकार का होता है, झिल्लीदार और शाखित होता है। उसके बाद ये बनता किससे है, तो लाइपोप्रोटीन से बनता है। इस झिल्ली का निर्माण, इंडोप्लाज्मिक झिल्ली का निर्माण किससे बनता है, आपको बनता है लाइपोप्रोटीन से, लाइपोप्रोटीन से बनता है। किससे बनता है, लाइपोप्रोटीन से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। ठीक है, उसके बाद जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो वसा एवं कंट्रोल का संश्लेषण करता है। यानी जो भी
जिसके पास भी पेट में वसा ज़्यादा है, चर्बी ज़्यादा है, उसका मतलब है कि उसके सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ वाला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसीलिए उसको रिड्यूस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, उसके बाद इसका एक और काम है ACR का। ACR जो लीवर में पाया जाता है, अगर लीवर का जो सेल है उसमें अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है तो लीवर क्या करता है कि अगर हम कोई चीज़ खा लेते हैं जो टॉक्सियस हो, जैसे फूड पॉइजनिंग हो जाता है किसी किसी को, तो जब हमारे शरीर में जहरीला खाना चला जाता है तो लीवर में जो उपस्थित रहता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको डिटॉक्सिफाई करके उसको शरीर से बाहर निकालता है, जिससे हम स्वस्थ रह पाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद है रफ का क्या काम है, तो रफ प्रोटीन संश्लेषण। तो ये क्या करता है, RER यानी कि रफ वाला सिर्फ प्रोटीन बनाता है। बॉडी में जो प्रोटीन है उसको बनाने का ये काम करता है, और प्रोटीन शरीर के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, और शरीर में जो टूटा हुआ कोशिका है, उत्तक है, उसको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसीलिए कोशिका के अंग, कोशिका के अंदर जितने भी कोशिका अंग है, सब कुछ का कोई ना कोई काम है, वो शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये क्या क्या कौन कौन सा सेल ऑर्गेनाइज होता है, यानी कौन कौन सा कोशिका अंग होता है एक सेल के अंदर में। उसमें से हम लोगों ने सिर्फ एक को लिया जिसका नाम था अंतःप्रद्रवी जलिका, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो प्रकार का होता है, एक होता है ACR, एक होता है RER। दोनों का वर्क पता चल गया किस चीज से बनता है। तो किस चीज से बनता है आपको पता, लाइपोप्रोटीन से बनता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एक चीज के बारे में बता दिए, फिर अगले जो है अगले वीडियो में फिर अगले क्या बोलते हैं उसको, अगले कोशिका अंग के बारे में फिर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। वैसे इसका और भी काम है, तो आपको काम के बारे में, जैसे कुछ परिस्थितियों में ये शक्कर का भी निर्माण करता है ना। उसके बाद कोशिका विभाजन में भी ये मदद करता है। ठीक है। तो कोशिका विभाजन में मदद करता है, शक्कर बनाता है। उसके बाद संचयन रूपांतरण करके, यानी कि कोई चीज़ बाहर जाना है अंदर लाना है, जो पोषक तत्व है उसका भी ये कंट्रोल करता है। ठीक है। तो ये कुछ काम है इसका। तो मिला जुला करके आपको सारा वर्क जो है बता दिया जा चुका है दोनों के बारे में। ठीक है ना। तो अब फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं दूसरे कोशिका अंग को लेकर के। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। साइनिंग आउट।